हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाले है जिसमें हम लोग पूरा फार्मूला को देखने वाले हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम बहुत करीब बचा है और ऐसे में आप सभी को पता है कि 10 से 15 नंबर लगभग फार्मूले से आते हैं। कुछ फार्मूले तो एग्जैक्ट एकदम सीधे पूछे जाते हैं और कुछ फार्मूले आपको थोड़े से उसमें संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से 14 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला मैथ का, उसके लिए वीडियो 100% जरूरी है। और पूरा फार्मूला एक बार रिवाइज आपको कर लेना चाहिए। कहते हैं परीक्षा से पहले एक बार इसे जरूर देख लें। मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा। अगर आपको पूरा फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। आपको रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। फार्मूला प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो चीज में हमारा फार्मूला काम आता है। सबसे पहला, एक तो हमें मैथ सॉल्व करने में, जब हम चीजों को सॉल्व करते हैं तो काम आता है। और दूसरा, हमारा फार्मूला तब काम आता है जब एग्जैक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में फार्मूला काम आता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपका कम समय लूंगा, बहुत कम, इसलिए मैंने ऐसा सजाया है यहाँ पर फार्मूले को। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 से, फर्स्ट नंबर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आप कह सकते हो कि भाज्य बराबर होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है ना। इसको ध्यान नहीं देना आगे वाला। तो ये आपका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मौसा गुना उनका लौसा, मौसा गुना लौसा, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे कि दो संख्या का गुणनफल, अगर इसी में हम संख्या को a मान लें और b मान लें, तो a गुणा b बराबर होता है HCF गुना LCM। तो यहां से आपको बस 3 फॉर्मूला याद रखना है, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। आपने बहुत देखा होगा सर, गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सब कुछ आता है। तो आराम से आप देखते चलेंगे। दूसरा चैप्टर में आपको क्या याद करना है कि रैखिक बहुपद के जो व्यापक रूप हैं वो ax प्लस b होते हैं। एग्जाम में हुबहू सीधा पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है। अगला आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, अगर आपसे पूछा जाए तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये होता है बहुपद का। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि, है ना, कि समीकरण क्या क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो इसमें सिर्फ 0 लगा देना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर कर देना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा नेक्स्ट याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे निकालने का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और 2 नंबर वाले एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, ठीक है ना। अगला हमारा पूछा गया 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा का होता है माइनस बी बटा सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है माइनस डी बटा ए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 100% याद होगा। नहीं है तो एक बार रिवीजन करते चलिए। अगला हमारा आता है, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया ना, तो दूसरा चैप्टर में आपको बस इतना ही फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर बताइए a1 बाय a2, ध्यान रखना, a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 तो क्या क्या होता है। पहला, ये संगत होता है, एक हल होते हैं, प्रतिच्छेदी होता है, और ये इसे हम अविरोधी बोलते हैं। अगला आता है हमारा a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 और बराबर नहीं हो c1 बाय c2 तो हम इसे असंगत बोलते हैं, और कोई हल नहीं, ग्राफ इसका समांतर होगा और हम इसे विरोधी समीकरण कहते हैं। अगला आता है अगर ये तीनों बराबर हो तो क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेंगे, संपाती बोलेंगे, और है ना, और इसे हम आश्रित कहते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ संपाती हो, एक बार, है ना, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या था, चौथा नंबर चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि विवेचक यानी डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला आता है यदि डी का मान 0 के बराबर है तो क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होते हैं परंतु ये असमान होते हैं। अगला आता है यदि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो हम कहते हैं मूल अवास्तविक है। नेक्स्ट आता है मूल बराबर फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हमारा मूल का फार्मूला है। या आप इस जगह लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अंदर में डी बटा लिख सकते हैं 2a। ये हमारे मूल का सूत्र होता है, ये आपको रिवीजन करना है। अगर हम इसमें अल्फा लिखें तो अल्फा में सिर्फ प्लस लेते हैं और बीटा में हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ माइनस लेते हैं। और जब मूल कहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा दोनों लेते हैं, सॉरी प्लस माइनस दोनों लेते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कितने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि डी बराबर पहला सूत्र होता है a2 माइनस a1, दूसरा an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तीसरा एसएन का फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। अगला हमारा चौथा आता है अंतिम पद से nवां पद कैसे निकालें। तो अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ माइनस हो जाता है। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 में एस एन बराबर दिया गया है n बाय 2 ना, n बाय 2
n/2 क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। ये Sn का दो फार्मूला है, पहला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम इस जगह यूज कर सकते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस का a n, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर देखेंगे, छठा नंबर चैप्टर में कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है। सर ये बताओ चलना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों मैंने लास्ट में लिख दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने नीचे लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट आइए सातवें नंबर चैप्टर में, सातवां में हमारा सबसे पहला क्या आता है, 36 है ना। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, आएगा आंसर तो बोलिएगा एक्स अक्ष कहते हैं। उदर्ग रेखा को क्या कहते हैं, ऑप्शन में आएगा तो वाई अक्ष लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज है ना, क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और उदर्ग रेखा यानी कि वाई अक्ष प्रतिच्छेद करे, हम उसे मूल बिंदु कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां पर क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, हम उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन मारिएगा मूल बिंदु। अगला आता है बच्चों ये क्वेश्चन, मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, 0,0, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट हमारा क्या था फॉर्मूला, किसी बिंदु के निर्देशांक में x और y होते हैं जिनमें पहले को x यानी भुज और भुज या x निर्देशांक एवं दूसरे को y है ना, दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहा जाता है। यानी अगर मैं कहता हूं कि 3 और 5 में भुज क्या है, तो पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि, वही बात यहाँ लिखा गया है। अगला आता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x है ना, उस बिंदु का भुज या x निर्देशांक कहलाता है। यहां से एक नंबर तो फिक्स आएंगे आपके एग्जाम में, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज या x अक्ष कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, बहुत इंपॉर्टेंट है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y, क्योंकि y अक्ष में x का मान नहीं होता है और पहला मान x का ही लिखना है, इसीलिए 0, y होता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो x अक्ष में x का मान होगा, y का मान नहीं होगा। और y अक्ष पर पूछेगा तो देखिए यहाँ पर x का मान नहीं होगा और y का मान होगा, तो दोनों में अंतर ये होगा x, 0, ये होगा 0, y। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट याद रखना आपको यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए दूरी सूत्र क्या होता है, ये सबको मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालें, तो रूट के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछा जाता है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है मध्य बिंदु का, ठीक है। टाइम बहुत कम है, अच्छे से आपको रिविजन करना। नेक्स्ट आता है हमारा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कई बार पूछा गया कि केंद्रक का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र, तो है ना इसके केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, है ना। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m1, m1 y2 और m2 y1 बटे m1 + m2, ये आपको याद होगा पहले से ही। अगला आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबको मालूम है कि 23, 31, 12 y है ना, 23 और यहाँ पर 31 और यहाँ पर 12, यानी हम कह सकते हैं कि x1 y2 - y3, ठीक है ना, ये आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको 100% याद होना चाहिए। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा त्रिकोणमिति, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं फार्मूला वाला। तो h बराबर फार्मूला आपको पता है कि हाइपोटेनस बराबर कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर p² + b²। दूसरा p बराबर होता है रूट के अंदर h² - b² और b बराबर होता है h² - p², ये तो आपको याद होगा, है ना। खैर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ से शुरू होता है। साइन थीटा को बोलते हैं p/h, कॉस को बोलते हैं हम लोग b/h और tan को बोलते हैं p/b, कॉट को हम लोग बोलते हैं b/p और सेक को बोलते हैं h/b और कॉसेक को बोलते हैं h/p, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि साइन थीटा जो होता है वो किसके उल्टा होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec के बराबर होता है और कॉसेक 1/sin के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है ना, इसको याद रखना है। कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर बोल सकते हैं 1/cos थीटा, है ना। कॉट थीटा और tan थीटा को गुना करेंगे तो 1 आता है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और ये कह सकते हो आप cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यहाँ से रिविजन करने का बहुत बेस्ट चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, है ना, और cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। सर इसको याद कैसे करें, तो बच्चा यदि याद करने का है ना सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको कॉट निकालना है तो CO देखो कॉट तो ऊपर में CO होगा, यानी कॉट में CO यानी कॉस ऊपर होगा, ठीक है ना, अच्छा तरीका है ना। अगला आता है अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो tan स्क्वायर थीटा, तो बस इसी में स्क्वायर कर दो, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। कॉट निकालना है तो cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर। tan स्क्वायर बराबर फार्मूला याद रखना, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर देके जाएगा, पक्का है। 1 नंबर यहाँ से फिक्स है कि 1 + यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा
और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो होगा ऊपर वही आंसर होता है ना। इसका ट्रिक क्या सर बताओ, इसका ट्रिक यही है बच्चा जी कि जो जो हमारा ऊपर होगा, ऊपर हमारा टेन है तो आंसर हमारा टेन होगा, ऊपर हमारा कॉट है तो आंसर हमारा कॉट होगा। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ से आपका एक नंबर आएंगे फिक्स है, यहाँ से एक नंबर आपके फिक्स हैं। कहते हैं गुरुजी मेरे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगला आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, है ना, सेक थीटा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से एक नंबर पक्के हैं, एक नंबर फिक्स है, एक नंबर फिक्स है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है फार्मूला, अगला आता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कहिएगा 1 होता है। अगर यहाँ से फार्मूला बनाना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो साइन थीटा बराबर इसका स्क्वायर खत्म रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। नेक्स्ट आता है कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना, और दोनों को अगर घटाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा गया, अगला लिखा गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो बनेगा 1, और ये माइनस में तो प्लस में कॉट स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से तो एकदम, यहाँ पर भी देख लो एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर सिर्फ यहाँ पर है, बस आपने पहले से अगर आप अच्छे से याद किया तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसको रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा गया, अगला देखो, अगला डिग्री मान, यहाँ से 2-3 नंबर फिक्स हैं, एकदम फिक्स, कोई नहीं काट सकता। सर कैसे, देखो ध्यान से, साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, ये तो पता ही है आपको। फिर उसको उल्टा दो, 90 ना, इसका 0 का मान 1, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर √3/2, ये यहाँ आ जाएगा, ये फिर 1/2, ये 0, यहाँ से तो 2-3 नंबर फिक्स है। नेक्स्ट आता है बच्चा 10, है ना, 10 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, एक बना बीच में एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3, बात खत्म हो गया। यानी 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का √3 और 90 का अपरिभाषित। इसको कॉट में लिखना है तो पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर यहाँ पर 1/√3, फिर 0। सेक का मान क्या होता है, 0 का मान 1 होता है, याद रखना। सेक बच्चे भूल जाते हैं अक्सर ना, सेक भूल जाते हैं। 0 का मान 1 होता है, 30 का मान 2/√3 होता है, 45 का √2 होता है, 60 का 2 होता है, इसका अपरिभाषित उल्टा देंगे तो याद रखना अपरिभाषित 2 √2। और यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है गुरुजी, सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो एग्जाम में सबसे अधिक आता है, सेक 30 का मान खूब पूछा जाता है, और टेन 30 का मान, टेन 30 का मान खूब आता है, और कॉस कॉस कॉस, है ना, कॉस 60, है ना, कॉस 60 का मान। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी सब भी, है ना, बाकी सब ऐसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बच्चों त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई बटा 2 करने से 90 डिग्री, पाई बटा 3 करने से 60 डिग्री, पाई बटा 4 का मतलब 45 होता है, पाई बटा 6 का मतलब 30 होता है। इतना आपको याद रखना है। 9वें चैप्टर में कोई आपका परिभाषा नहीं है, 10वें में हम स्टार्ट करते हैं। 10वें में वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एग्जाम में पूछा जाता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहना बच्चों अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला आता है वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर के एक बिंदु से कितना खींच सकते हैं, केवल एक खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, एग्जाम में आएगा सर, यहां से 1 नंबर लेके जाओ आराम से, 1 नंबर फिक्स है, आप अभी नोट कर लेना बच्चा, एक एग्जाम में 1 नंबर फिक्स यहां से आएगा, देख लेना अच्छे से, है ना। यस गुरुजी। आगे आता है हमारा क्या, देखो जहां होता है हम वही बोलते हैं, फालतू हम नहीं बोलते, है ना। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, वृत्त के भीतरी बिंदु से कोई भी नहीं। अगला आता है, यहां से याद रखना कि वृत्त की जो त्रिज्या r बराबर होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी व्यास, है ना। कहते हैं बच्चों अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, याद रखना कि पाई r + 2r, यानी आप पाई कॉमन, अगर आप r कॉमन लोगे तो पाई + 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अगला आता है हमारा वृत्त की परिधि, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² हमारा क्षेत्रफल होता है पूरा वृत्त का, उसको आधा कर दो। आगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। अगला क्या आता है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है θ/360 डिग्री गुना πr²। पूछा जाए बच्चों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। अगला आता है ना कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुना 2πr, ये होता है चाप की लंबाई। अगला आता है बच्चों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुना √2। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर l² + b²।
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत का विकर्ण होता है। आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए 2 इंटू एल बी है ना, 2 इंटू एल प्लस बी है ना, ये इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है ना। आयत का क्षेत्रफल नहीं बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया। नेक्स्ट लिखा गया है आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी लंबाई गुना चौड़ाई। घन का देखना, घन का है ना, घन का विकर्ण पूछा जाता है भुजा गुना √2, घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, और घनाभ का विकर्ण देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आई है ना, घनाभ का भी आई है बच्चा, घनाभ का याद रखना। उसके बाद क्या आता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आएगा, सॉरी बच्चों घनाभ का आयतन नहीं दिया गया, अच्छा यहाँ दिया है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुना बी गुना एच। यहाँ से आप शुरू करते हैं बेलन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पूछा जाए कि बेलन का संपूर्ण, तो 2 पाई आर एच और ऊपर वृत्त नीचे वृत्त दोनों वृत्त को जोड़ देंगे, तो अगर यहाँ पर हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आर प्लस है ना, यहाँ पर क्या बचेगा एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण, ये होता है बेलन का संपूर्ण, ठीक है ना। सबसे ना आगे आता है हमारा बेलन का आयतन, ये है वीवीआई, बेलन का आयतन एम वीवीआई यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एम वीवीआई है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बेलन का आयतन पूछा जाता है पाई आर स्क्वायर, खूब एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये एम वीवीआई है, इसको देख लेना, ठीक है ना अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a/4 और है ना a/4 या फिर 1/4 a ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 a रूट के अंदर में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। कहते हैं बच्चों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट के अंदर में s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है ना। अगला आता है गोले का, याद रखना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट, यहाँ से सब इंपॉर्टेंट, ये चारों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। कहते हैं बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला का पूछे 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का संपूर्ण पूछे तो है ना 3/4 है ना, क्या लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछे गोले का आयतन, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोले का आयतन और अर्ध गोले का आयतन, ठीक है जी। चलिए हम आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला हमारा दिया गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पूछा जाए शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें पाई आर एल में नीचे वाला जो वृत्त होता है ना शंकु में, नीचे वाला जो वृत्त होता है उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं पाई आर तो हमारा क्या निकलेगा एल प्लस का आर निकलेगा संपूर्ण में। अगला आता है हमारा क्या शंकु का आयतन, है ना, ये क्वेश्चन को वीवीआई मार लीजिए, वीवीआई है ना, एम वीवीआई क्वेश्चन है, शंकु का आयतन ये एम वीवीआई प्रश्न है ना। कहते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहते हैं शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई इंटू R1 और प्लस में R2 और गुना L होता है, ये शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट हमारा देखना ध्यान से, कहते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पूछा जाए है ना, शंकु के, एक सेकंड रुक जाइए है ना, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 गुना L और फिर प्लस में लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अगला आता है शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H, 1/3 पाई H और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। अगला आता है हमारा देखना इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fx बटा n, माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटा n है ना। बहुलक का क्या होता है L प्लस F1 माइनस FO, F1 माइनस FO और 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना I होता है। अगला माध्यक का होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुना I, ये होता है I है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर H लिखते हैं तो आप H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्यक का और बहुलक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, बहुलक बराबर, देखना इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। अगला याद रखिए यहाँ से, ये असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, इंपॉर्टेंट है। संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होता है। अगला आता है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, इसको याद मत रखना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा, निश्चित का पूछेगा, निश्चित का तो 1 होता है। 2-3 चीज याद रखना बच्चों, प्रायिकता का ध्यान रखना, प्रायिकता में पी फंक्शन ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी प्रायिकता में पी फंक्शन ई और प्लस में पी फंक्शन ई डैश
का मान क्या होगा, तो 1 होता है। प्रायिकता का अगर आपसे अधिकतम मान पूछा जाए, अधिकतम मान, तो कहना प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछा जाए तो 0 होता है, इसको याद रखिएगा ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। और है ना, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं पूछेगा, तो नेगेटिव कभी नहीं होगा और अंश बड़ा नहीं होगा, अंश बड़ा नहीं होगा, यानी कि एक से बड़ा कोई भी मान प्रायिकता का मतलब मान नहीं हो सकता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रायिकता का जो सूत्र होता है ना, हमारा नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। जैसे मान लो एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के में कुल घटना कितना होता है 2 और चित कितना होता है 1, तो 1/2 है ना। तो ये आपने देखा टोटल फार्मूला। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर मैंने जितने फार्मूले बताए इसमें कितना प्रतिशत आपको याद है, कितना प्रतिशत सूत्र याद है, कितना प्रतिशत सूत्र आपको याद है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसमें कितने % सूत्र आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, इसलिए मैंने बिल्कुल फास्ट बनाया है। 2 से 3 बार आप इसको लिख करके, है ना, लिख करके देखें, या फिर है ना इस वीडियो को चलाएं और फिर अपने से लिखें। अगर आप 2-3 बार ऐसा करते हैं तो आप आसानी से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर, 10 से 15 अंक जो हैं वो सिर्फ फार्मूले से पूछे जाएंगे। जहां पर डिग्री मान वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गोला शंकु बेलन ये सब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपके नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो आप लिखना प्यारे बच्चों, एग्जाम के पहले ये आपके लिए कैसा रहा, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ और ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों में, सभी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी है, आप इस वीडियो को शेयर करें, या फिर आप इसको स्टेटस में भी लगा सकते हैं, ताकि अगर कोई 10th का बच्चा आपका दोस्त है तो वो इस वीडियो को देख करके अपना फार्मूला रिवाइज कर सकता है। तो एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम में, है ना, एग्जाम के खूब अच्छे से जाकर के लिखिएगा बिना डरे। धन्यवाद जी।